Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। 4 दिसंबर 2023 एसएससी जेईई मेंस लगभग कुछ दिन ही शेष और आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैं सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट ले रहा हूं जिसके 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। हम शुरू से जीरो से शुरू हुए और अब हम फाउंडेशन पर आ चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स में हम शैलो फाउंडेशन का लास्ट लेक्चर हमने किया था और अब हम आगे बढ़ेंगे। शैलो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके और क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस हैं ये? गेट ईएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आ जाइए, उठकर बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और क्या करिए, अपने शॉर्ट नोट्स, बूस्टर या फिर हैंडबुक जो भी है उसको लेकर बैठिए। आप रिवीजन करके आए होंगे आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर हमें आपके कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें रिवाइज करा सकते हैं क्या? चलिए देखिए, उनके लिए हमने क्या किया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच एईसी प्लस ऐप पर लॉन्च किया। उसमें क्या है, लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, उनसे आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। थॉरोली लेक्चर्स हैं, उनको गो थ्रू करिए, रिवाइज हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या करना है आपको चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाए, तो उसके लिए 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं? गेट ईएससी लेवल के वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, किस में आ सकते हैं? एसएससी मेंस में। दूसरा, वो क्वेश्चंस जो टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया कराए, उनको एनालाइज किया और ऐसे सीरीज बनाई। वही क्वेश्चंस हमने शौर्य सीरीज में भी डाले और कई क्वेश्चंस इसकी सीरीज बना के हमने आपको दी है। उसके बाद आपको चाहिए 100 प्लस टेस्ट सीरीज लगाने मिल जाए। तो देखो 100 प्लस टेस्ट आपके पास हैं, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं। कितने? 20 टेस्ट। इतना सब करिए, आप बताओ आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। इतना सब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा हो जाएगा। आपसे हमें क्या चाहिए? आपसे हमें बस निरंतरता चाहिए। आप बस जुड़े रहिए और जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि कई जिन लोगों का प्री नहीं हो रहा है आप उनसे पूछिए कि कैसा लगता है। आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो प्लीज मेहनत अच्छी करिए। चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो, सॉइल मैकेनिक्स में 13th लेक्चर है और शैलो फाउंडेशन की जो क्वेश्चंस हैं आगे की हम करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। 241 240 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। देखो, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे क्वेश्चंस की सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी लगा लेना। क्यों? स्क्रीन पे तो वहां पर आप पेन चला नहीं सकते। देखो, पंपिंग टेस्ट को मिलाना है। चलिए क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो, पंपिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं? हम जानते हैं परमेबिलिटी निकालने के लिए पंपिंग टेस्ट करते हैं। तो देखो, ए का हो जाएगा 3। प्लेट लोड टेस्ट किस लिए करते हैं? हम बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 1। पाइल लोड टेस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल को हम निकालने के लिए करते हैं, तो 312 ये आंसर हो गया। चलो आंसर सर बताते नहीं, आंसर बता के तो आगे बढ़ा नहीं हूं, अभी तक नहीं बढ़ा, अब नहीं बढ़ा, अभी भी नहीं बढ़ूंगा। देखो, पंपिंग टेस्ट क्या है? पहली बात तो परमेबिलिटी, सॉइल की जो परमेबिलिटी उसको निकालने के लिए हम करेंगे। क्या करते हैं इसमें सर? ये दो टाइप का टेस्ट होता है, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। क्या? पंपिंग आउट, पंपिंग टेस्ट किस लिए? ये हो गया आउट और ये हो गया इन, दो टाइप का हो गया। सवाल आता है पंपिंग आउट टेस्ट हम लार्ज एरिया के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? लार्ज एरिया के लिए करेंगे। और पंपिंग इन टेस्ट हम स्मॉल एरिया के लिए करेंगे। ठीक है, दो सवाल ये आपको बता दिए। चलिए इसमें देखो, दूसरा आया प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट इन्होंने बता दिया बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए करते हैं। हाँ सर, हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। और क्या कर सकते हैं? देखो देखो देखो, चलो प्लेट लोड टेस्ट से, प्लेट लोड टेस्ट से हम और क्या कर सकते हैं? पहला तो आपने निकाल लिया क्या, अल्टीमेट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके ठीक है सर। दूसरा, दूसरा अलाउएबल, अलाउएबल, अलाउएबल सेटलमेंट भी हम इससे निकाल सकते हैं। ओके सर। तीसरा, मॉडुलस ऑफ, ये हम कहा हाईवे में यूज करते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। कहां? जब रिजिड पेवमेंट पढ़ रहे होते हैं, सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं के। ये आपके कुछ और आ गए। अभी तो इसने ये दे दिया, अब दो चीजें और दे देगा तो आप मिला लोगे? हाँ सर मिला लेंगे। पाइल लोड टेस्ट हम किस लिए करते हैं? ये लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल को बताने के लिए हम पाइल लोड टेस्ट करेंगे। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है
कि 242 बोल रहा है इन अ प्लेट लोड टेस्ट ऑन सैंडी सॉइल द टेस्ट प्लेट ऑफ 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले कीवर्ड क्या है? सैंडी सॉइल कीवर्ड है। तो सॉइल क्या है? सैंड। सॉइल है सैंड, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है सर। द टेस्ट प्लेट ऑफ 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, तो मतलब प्लेट की साइज क्या दी है? बीपी से रिप्रेजेंट कर दूं मैं? हाँ सर, बीपी मतलब साइज ऑफ प्लेट। साइज ऑफ प्लेट कितनी? 60 सेंटीमीटर। ओके, इसको और क्या लिख सकता हूँ? 0.6 मीटर लिख सकता हूँ। हाँ लिख लीजिए। अंडर गोज अ सेटलमेंट ऑफ 5 mm, मतलब प्लेट का सेटलमेंट है। देखो प्लेट लोड टेस्ट मैंने फिर से बता दे रहा हूं क्या है, जल्दी जल्दी सुन लो। क्या प्लेट लोड टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम करेंगे? हाँ सर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेंगे और फाउंडेशन के लेवल पर, लेवल ऑफ फाउंडेशन पर जहां पर हमें टेस्ट करना है वहां पर एक्सकेवेट करेंगे और उस प्लेट को वहां पर हम रखेंगे। वो कितना गड्ढा एक्सकेवेट करते हैं? सवाल आया है कितना? 5 टाइम्स द साइज ऑफ प्लेट। जैसे साइज ऑफ प्लेट क्या लेंगे हम? 300 से 750 mm की साइज ऑफ प्लेट ली, उसके 5 गुना हम क्या करेंगे? उसको गड्ढे को एक्सकेवेट करेंगे, फिर उसके ऊपर लोड लगाएंगे। कितना? 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोड उस पर लगाएंगे। लोड लगाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट 3 लेयर 300 mm 300 mm के में करते हैं, 150 mm के 2 लेयर में करते हैं। और साथ ही साथ क्या करेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग लोड के करस्पॉन्डिंग हम सेटलमेंट निकालते जाएंगे और ये हमारा लोड सेटलमेंट कर्व मिल जाएगा। उसमें उससे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम क्या निकाल सकते हैं? किस लोड पर फेल हो रही है, तो फेलर लोड ऐसे निकाल सकते हैं। जल्दी से मैंने बता दिया। तो फाउंडेशन के लेवल पे हमें क्या रखना है? प्लेट रखना है। तो और जब हम प्लेट का सेटलमेंट पता कर लेंगे तो उससे हम कोरिलेट किसको कर सकते हैं? फाउंडेशन के सेटलमेंट को पता कर सकते हैं। बस यही सवाल है। समझ आई बात? हाँ आती है बात समझ। देखो टेस्ट प्लेट दिया है, प्लेट का सेटलमेंट क्या है? जो आपने प्लेट रखी है उसका सेटलमेंट एसपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिया है 5 mm। ठीक है सर। फिर दे रहा है एट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना लगा रहा है सर? प्रेशर लगा रहा है 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ 3 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब आपको एस एफ बताना है। एस एफ क्या है? सेटलमेंट ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन। 3 मीटर इंटू 3 मीटर क्या? बी एफ। बी एफ मतलब साइज, साइज ऑफ क्या? विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी दी है? 3 मीटर आपको दी है। ये आपको दे रखा है, आपको बताना है अंडर सेम प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सेंड में सेटलमेंट जब आप निकाल रहे हो तो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रेशर आप प्लेट पर लगा रहे हो उतना ही प्रेशर आप फाउंडेशन पर लगाओगे, तब जाके हम निकाल सकते हैं सेटलमेंट। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रेशर ढूंढना है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखो सॉल्व करो। हम जानते हैं कि फॉर सेंड सेटलमेंट कैसे निकालेंगे? देखो एस एफ अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी पी इंटू एस एफ बी एफ एस पी बी पी। यहां तक याद हुआ? अब देखो इसको क्रॉस करके लिखो। क्या? बी पी प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय बी एफ। ए बी एफ को नीचे लिख दो, बी एफ प्लस 0.3। क्लियर? ओके, इसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ये एक रिलेशन हमें मिलता है। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास है। ओके, ये याद है तो क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो अगर बीपी की वैल्यू आप मीटर में पुट करोगे तो ये 0.3 ही लोगे। अगर बीपी की वैल्यू आप सेंटीमीटर में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? 30 सेंटीमीटर फिर लोगे। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं 30 सेंटीमीटर दिया है, कहीं 0.3 दिया है। ठीक है, तो ये 30 ले लोगे कब? जब बीपी सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो, और बीपी अगर मीटर में पुट कर रहे हो तो ये 0.3। क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे हो गया सवाल। देखो एस एफ इज इक्वल्स टू, देखो एस पी ऊपर गया, कितना? 5 mm था। ओके, ये तो mm में हो गया। ओके डन। अब देखो बी एफ क्या था? 3 मीटर। सर बीपी कितना था? बीपी कितना था? देखो बीपी लिखा है ना 60 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने पहले लिख दिया 0.6 मीटर लिख लिया। 0.6 इंटू बी, इधर क्या लिखना है? ये क्रॉस 0.6 प्लस 0.3, क्यों? मीटर में लिख रहे हैं हम ये, इसलिए ये नीचे आएगा 3 प्लस 0.3। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, ये याद रखना, नहीं तो इतने का स्क्वायर करके आप पेपर इजी कराओ। देखो चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या हुआ? डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.6 स्क्वायर इंटू
ये आ गया आपका SF इज इक्वल्स टू 9.29 mm। देखो ये सारा, ये भी मीटर में लिया आपने, ये भी मीटर में लिया, ये सब मीटर में लिए तो ये तो यूनिट कैंसिल। अब ये mm बच रहा है ना, तो यही यूनिट इसके सेटलमेंट की हो जाएगी। तो जब सेम प्रेशर, ये देखो, जब सेम प्रेशर प्लेट पे लगाए तो कितना सेटलमेंट हुआ आपका 5 mm, ठीक है। और जब सेम प्रेशर आप फाउंडेशन पे लगाओगे तो सेटलमेंट होगा 9.29 mm, जिसकी साइज कितनी है, 3 मीटर साइज है। क्लियर। तो 9.29 को हम अप्रोक्सीमेटली 9 mm लिख सकते हैं। बात आई समझ? ठीक है, चलो क्या याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए ये। क्लियर। चलो अगर वो बोल दे कि सर क्ले होता, सर क्ले होता तो क्या करते, क्ले होता तो हम BF डिवाइडेड बाय BP इज इक्वल्स टू SF डिवाइडेड बाय SP इस रिलेशन से निकाल लेते। क्लियर है बात? क्लियर है। चलो सैंड का मैंने ये बता दिया, क्ले का ये बता दिया। अब बात समझ में आई? क्ले का सवाल आएगा, बना लोगे? हाँ सर बना लोगे। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑन सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैविंग कन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या दिया है, यूसीएस दे दी उसने, कितना 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कीवर्ड क्या है, देखो देखो क्या कीवर्ड है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग। क्या है, स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। ऑन सरफेस, सरफेस पर है, ये सरफेस पर है, इसका मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 हो गई क्या, हाँ क्योंकि सरफेस पर ही रखी है। ओके। सैचुरेटेड के लिए, बहुत बढ़िया, सैचुरेटेड के लिए मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सवाल आपको सब बताते जा रहा है, स्पेशली लिख के नहीं देगा। हैविंग कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना यूजिंग स्कैम्पटन लो। स्कैम्पटन तो हम पहले से जानते हैं कि ये कोहेसिव सॉइल के लिए, क्ले के लिए ही डिफाइन किया गया है इसने। तो बताना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बताना है, ठीक है। देखो क्या स्कैम्पटन की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो QU इज इक्वल्स टू क्या होता है, CNC, ये होता है स्कैम्पटन की। ओके ठीक है सर। स्कैम्पटन ने अपने बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर दिए थे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पूरा टेबल आपको बनवा दिया है। आपने नहीं देखा तो पीछे एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता ही है। तो NC की वैल्यूज स्कैम्पटन ने अपनी खुद की दी थी, ठीक है, अपनी पर्सनल वैल्यूज दी, तो उसको मैंने टेबल बना दी। इधर क्या यूज होगा देख लेते हैं। देखो उसने बोला कि आपको ये निकालना है क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो देखो कैसे, NC हम मान लेते हैं कि शैलो फाउंडेशन, वैसे भी शैलो फाउंडेशन पढ़ रहा है, तो DF बाय बी लेस देन 2.5। स्कैम्पटन ने शैलो फाउंडेशन कैसे डिफाइन की, DF बाय बी लेस देन, DF बाय बी, ये D है, ओके, DF बाय बी लेस देन 2.5 है, तो स्कैम्पटन ने बोला ये शैलो फाउंडेशन होगी, तो हमने मान लिया कि ये शैलो फाउंडेशन है, ठीक है। तो देखो, तो DF बाई बी लेस देन 2.5, और फुटिंग अगर स्क्वायर है, कैसी स्क्वायर फुटिंग है, तो इसने बोला कि 6 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF बाय बी, ये क्या होगा, ये NC की वैल्यू होगी जब स्क्वायर फुटिंग हो और DF बाय बी लेस देन 2.5 हो। और क्या केसेस है मैंने लास्ट क्लास में बताया, आप देख लेना। तो देखो, लेकिन वो यहां क्या बोल रहा है, सरफेस पर है, फुटिंग कहां रखी हुई है भाई, सरफेस पर है, तो DF की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या, हाँ सर DF 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फुटिंग सरफेस पर है। तो NC की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ गई। पेपर सिंपल, पेपर सिंपल नहीं, क्वेश्चन आसान, पेपर इधर सिंपल नहीं। देखो तो UCS दिया है, तो आप जानते हो कि कोहेजन अगर निकालना है तो वो UCS बाय 2 होता है। बहुत सवाल हमने शेयर स्ट्रेंथ के चैप्टर में लगा लिए हैं। 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 25। ओके, तो QU कितना हो जाएगा, QU इज इक्वल टू C इज 25 and C इज 6 विच इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है? ओके सर क्लियर है, बात समझ आई। तो क्या कॉन्सेप्ट है, बस NC पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, टेबल दे रखी है, आप रिवाइज करना, ठीक है। चलो ओके डन। 244 क्या बोल रहा है, इफ टू फाउंडेशंस, वन नैरो एंड अनदर वाइड, क्या दो फाउंडेशन है आपके पास, एक नैरो है, मतलब जिसकी विड्थ क्या है, विड्थ इसकी कम है, इसको मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल बी, ओके। एंड अनदर वाइड, वाइड मतलब विड्थ इसकी ज्यादा है, ओके सर। आर रेस्टिंग ऑन अ बेड ऑफ सैंड, कहां पर, बेड ऑफ सैंड पर रेस्ट कर रही है, कैरिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोड पर यूनिट एरिया, कैरिंग द सेम इंटेंसिटी,
उस पर इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या लग रहा है, सेम है, ये देखो कीवर्ड। देन विच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली, तो विच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली, देखो भाई बोल रहा है नैरो फाउंडेशन पहले फेल होगी या वाइडर फाउंडेशन होगी या बोथ या फिर डिफिकल्ट टू जज, ये बताना है। तो सैंड पर आप देखिएगा, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली आप कैसे बता सकते हो कि चलो ऐसे भी ऐसे बता दें, प्रैक्टिकली मैं बताता हूं पहले, फिर रिलेशनशिप बता देता हूं कि किसी भी नैरो फुटिंग के लिए अगर आप सैंड पर रखोगे तो उसकी सेटल होने की या उसकी टूटने की, उसके फेलर होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू वाइडर। तो ये तो आपको प्रैक्टिकल चीजें याद करना है। तो नैरो की क्या हो जाएगी, कम, मतलब जल्दी ये फेल हो जाएगी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा रिलेशन क्या है, देखो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक ये, चलो ये तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्यू यू बराबर फैमिली इक्वेशन से सी एन सी प्लस क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, ये पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, एन गामा है ये, ठीक है। अब ये है आपका बी, ये है बी, आप बताइए क्यू यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या बी के, हाँ सर है। अब बताओ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी उस सॉइल की ज्यादा होगी जिसमें जिसकी फुटिंग की विड्थ ज्यादा होगी, क्यू यू ज्यादा कब, बी ज्यादा। तो आप बताओ वाइड जो रहेगा, जो वाइड विड्थ की फुटिंग रहेगी उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा, उसकी कैपेसिटी अगर ज्यादा तो आप बताइए उसकी फेलर होने की टेंडेंसी या पॉसिबिलिटीज कम होंगी ना, हाँ सर होंगी, इसलिए हमने नैरो पर टिक लगाया है। पूछ रहा है देन विच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली, कौन जल्दी फेल होगा, नैरो वाला जल्दी फेल होगा। बात समझ आई, हाँ सर आई। ये कैपेसिटी को दर्शा रहा है क्यू, ठीक है, ओके। देखो क्या पूछ रहा है 245 तो मतलब 245वां सवाल है कि द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ रिजिड फुटिंग ऑन अ कोहेजनलेस सॉइल वुड बी। चलो ये सवाल तो मैं कर देता हूं, एक मिनट रुको रुको, ये सवाल तो अपनी जगह, मैं आपको चार चीजें बता रहा हूं, यहां से लेके जाओ, बहुत सवाल हर एक मतलब एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है क्या, देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूं आपको, क्राइटेरिया बता रहा हूं किसमें, सेटलमेंट का क्राइटेरिया बता रहा हूं, और कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किसमें, रिजिड फुटिंग में और किसमें, आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग में। देखो अगर आपकी फुटिंग क्या है, रिजिड, इसके लिए कुछ थंब रूल है, देखो क्या, रिजिड के लिए आपको याद रखना है कि सेटलमेंट 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 यूनिफॉर्म रहेगा, सेटलमेंट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा, रिजिड में हमेशा क्या रहेगा, सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहेगा। बस आप ये तो इसका गांठ बांध लो कि सेटलमेंट यूनिफॉर्म रिजिड में। अगर आप फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करो, किसकी बात करो, फ्लेक्सिबल की, ये लिख लेना अपने पास, मैं बस ये ट्रिक दे दे रहा हूं आपको, हमेशा याद रहेगा। फ्लेक्सिबल में कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ओके चलो ये हो गया, ये भी ऑलवेज, ठीक है, हमेशा, ओके। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज और क्या, हमेशा हमेशा जब फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या याद करोगे आप, कॉर्नर में कॉर्नर में कॉर्नर में कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। क्या मैक्सिमम होगा, कहां पर होगा, कॉर्नर में, सीसी से याद रख लो, फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कॉर्नर में कॉन्टेक्ट प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। समझ में आई ये बात, तो इसमें और कैसे याद रख सकते हैं, चलो ये तो तीन चीजें थम रूल है आपको याद रखना, रिजिड में सेटलमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म, फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होगा तुम्हारा ये क्या, कॉन्टेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म, और फ्लेक्सिबल फुटिंग कॉर्नर पे अगर है तो इसमें कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या फिर फ्लेक्सिबल फुटिंग नहीं, इधर क्ले, क्ले भी याद रखो, क्ले के केस में, क्ले या फिर कोहेसिव सॉइल के केस में ये जो क्या रहेगा, कॉर्नर पे कांटेक्ट प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम। ये इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, एक मिनट रुकना, इसमें लिखो क्ले के केस में, क्ले और कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल की जब भी बात आएगी तो कॉर्नर में कांटेक्ट प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब बस पेपर सिंपल हो गया है, सवाल सिंपल, कैसे, देखो चार केस बता रहा हूं, याद करते जाना। देखो अब देखना, रिजिड फुटिंग, रिजिड फुटिंग कहां पर, रिजिड फुटिंग पहला,
ऑन सैंड, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, ग्रेनुलर सॉइल, और क्या बोल सकते हो, कोहेजनलेस। ओके, तो ऑन सैंड में एक शब्द लिख रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, ग्रेनुलर सॉइल लिखा आ जाएगा या फिर कोहेजनलेस लिखा आ जाएगा। तो यही आपको डायग्राम पूछेगा क्या होगा, देखो। तो फुटिंग जब हमने बनाई, इसका कलर बदल लेते हैं, एक मिनट रुकना। ओके, बन गई फुटिंग। मैंने क्या बोला, क्या 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 रहेगा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म क्या रहेगा। जब भी हम रिजिड फुटिंग की बात करेंगे तो सेटलमेंट क्या रहेगा भाई, सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहेगा। सेटलमेंट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये क्या यूनिफॉर्म कर दिया आपने, सेटलमेंट। ओके सर, किसमें, रिजिड फुटिंग में हमेशा सेटलमेंट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। आप खुद ऐसे सोचिए, ये रिजिड चीज है, ये जब धसेगी नीचे तो सीधी 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 ऐसी सेटलमेंट होगा, तो सेटलमेंट हमेशा यूनिफॉर्म। अब देखो, बोल रहा है कि सैंड में, तो क्या होता है कि जनरली जो प्लेट रहती है, जो बियरिंग प्लेट रहेगी, उसी से निकालते हैं हम, तो उसके सेंटर पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी तो उसका जो कांटेक्ट प्रेशर रहेगा उसका सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सेंटर पे। और जब एज पर हम बात करेंगे तो एज पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है वो कम रहती है। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर कम रहेगी तो उसका कांटेक्ट प्रेशर भी वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। इसलिए इसका शेप कैसा बनता है कांटेक्ट प्रेशर का, इसका शेप बनेगा यू शेप या डिश शेप का कांटेक्ट प्रेशर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कांटेक्ट प्रेशर, सीपी लिख रहा हूं कांटेक्ट प्रेशर को। क्लियर है बात, ठीक है सर, एक चीज समझ आई। दूसरा, अब दूसरा देखो, अगर रिजिड फुटिंग क्ले पर है, किस पर है, क्ले पर है, क्ले पर है तो क्या करोगे आप, रिजिड फुटिंग क्ले पर है, देखो। तो मैंने क्या बताया था, रिजिड फुटिंग में क्या यूनिफॉर्म रहेगा, मैंने बताया रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट यूनिफॉर्म रहेगा। ये तो आपका थंब रूल है, हाँ सर ये थंब रूल है। तो क्या यूनिफॉर्म कर दो, सेटलमेंट यूनिफॉर्म कर दो। लेकिन जब मैंने एक चीज बताई, क्ले पर कांटेक्ट प्रेशर क्या रहेगा, क्ले पर कांटेक्ट प्रेशर हमेशा मैक्सिमम रहेगा, कहां पर, कॉर्नर में, और सेंटर में मिनिमम। कांटेक्ट प्रेशर क्ले के केस में सीसीसी से याद रखो, क्ले कांटेक्ट प्रेशर कॉर्नर मैक्सिमम। ओके ठीक है, तो बना दो कांटेक्ट प्रेशर क्या, मैक्सिमम। मिनिमम कहां आएगा आपका, सेंटर पे, और कांटेक्ट प्रेशर मैक्सिमम कहां आएगा, कॉर्नर पे। क्लियर है, ये आ गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। ये शो कर रहा है कांटेक्ट प्रेशर ज्यादा है, ये शो कर रहा है कांटेक्ट प्रेशर कम है, और ये क्या शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि सेटलमेंट यूनिफॉर्म है पूरे में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। चलो चलो एक बार सीखो, पूरा याद करके जाओ, ये है कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन। ठीक है, ये कांटेक्ट प्रेशर का वेरिएशन है, समझ में आई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड और ऐड की, एक मिनट इसको और देख लो, एक बार देख लो। देख लिया आपने, रिजिड फुटिंग, ऑन सैंड, ऑन क्ले, बता दिया। अब बढ़ रहा हूं मैं आगे, क्या, फॉर फ्लेक्सिबल, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, एक मिनट को, फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग। ठीक है, यहां मेहनत कर लो, और जितने सवाल आएंगे वहां डायरेक्ट बनता जाएगा, बनता जाएगा, बस टेंशन मत लो, टाइम दो, बस एक चीज को टाइमली सीख लो, आगे बनता जाएगा। पहला कहां पर रख रहे हैं, सैंड पर। फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग कहां पर है, सैंड में। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए थंब रूल क्या था, कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म। क्या थंब रूल था, कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा। यहां पर क्या वेरी करेगा, यहां पर सेटलमेंट वेरी करेगा। ऑब्वियस बात है कि ये अगर फ्लेक्सिबल है फुटिंग तो कहीं ज्यादा सेटलमेंट, कहीं कम सेटलमेंट होगा। चलिए देखो, देखो अब मैं बना रहा हूं फाउंडेशन, फुटिंग बनाई मैंने, डन। ठीक है, ये फुटिंग बन गई। वेरी क्या करेगा भाई, वेरी करेगा सैंड में, सॉरी फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में वेरी करेगा सेटलमेंट। तो ये क्या आएगा, डिश शेप का आएगा, डिश शेप का क्या आया आपका, सेटलमेंट। ये मैं दूसरा कलर लिया, ये आया आपका सेटलमेंट। एक मिनट इधर लिख दूं मैं, क्या, सेटलमेंट वेरी कर गया। ठीक है, अब क्या, यूनिफॉर्म क्या रहेगा सर, यूनिफॉर्म तो रहेगा कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब सिमिलरली कांटेक्ट प्रेशर भी वेरी करेगा हर जगह, सेम रहे, मतलब सिमिलरली नहीं, यहां तो सेटलमेंट, यहां जीरो, यहां पर मैक्सिमम, इधर पे जीरो। ठीक है, कांटेक्ट प्रेशर हमेशा हर जगह क्या रहेगा, सेम है। देखो
कांटेक्ट प्रेशर सेम है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, इधर ज्यादा इधर पे और ज्यादा नीचे कर दिया इसलिए एसिड, तो कांटेक्ट प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ये लिख रहा हूं मैं सीपी कांटेक्ट प्रेशर, किसके केस में, फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में। बात समझ में आई, ठीक है, समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो बोल रहा है कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग, किसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, कांटेक्ट प्रेशर का। सही बात है, रिजिड फुटिंग में तो सेटलमेंट यूनिफॉर्म याद कर लिया, अब वेरी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, कांटेक्ट प्रेशर। ऑन कोहेजन लेस, मैंने बोला था वर्ड बदलेगा, या सैंड लिख के बोल देगा या ग्रेनुलर सॉइल लिख के बोल देगा, वुड बी। तो सैंड के केस में बता दो, तुरंत बताओ, क्या याद किया आपने, क्या याद किया, सैंड रिजिड फुटिंग सैंड या फिर कोहेजन लेस में क्या याद किया आपने, क्या होगा आपका, मिनिमम होगा कहां पर, कांटेक्ट प्रेशर कॉर्नर पे, मैक्सिमम है कहां पर सेंटर पे। मिनिमम कहां, कॉर्नर पे, ये देखो ये 0 पे पहुंच गया, ये देखो 0 पे पहुंच गया, मैक्सिमम कहां, सेंटर पे। चलो देखो मिलाओ, तो कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग ऑन अ कोहेजन लेस सॉइल वुड बी मैक्सिमम एट एजेस, नहीं यूनिफॉर्म थ्रू 0 एट सेंटर, या नहीं ये भी गलत, देखो शुरू से चलता हूं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट गलत, कांटेक्ट प्रेशर वेरी करेगा रिजिड में, 0 एट सेंटर गलत, 0 तो कॉर्नर पे था, देखो 0 कहां पर है, कॉर्नर पे है, ठीक है। तो देखो 0 एट एजेस, हाँ कॉर्नर बोल दो या एज बोल लो, बात सेम है, तो यस, एंड मैक्सिमम एट सेंटर यस, तो सी विल बी आंसर। बात समझ में आई, ऐसे बहुत सवाल बनेंगे, बहुत सारे सवाल, मैंने 4 प्रकार के सवाल आपको बता दिए और ये कई बार रिपीट होते, इसलिए इधर अपन ने टाइम दे दिया। चलो आगे बढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिप फुटिंग हैविंग 1.5 मीटर विड्थ फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग है, कौन सी कीवर्ड है, स्ट्रिप फुटिंग का। विड्थ कितनी है, बी दी है आपको 1.5 मीटर, यही लिख रहा हूं मैं, गिवन मेरे पास है इसलिए। एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो डेप्थ, डीएफ क्या दे दिया आपका, डीएफ दे दिया आपको 3 मीटर, बिलो ग्राउंड लेवल इन अ क्ले सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्ले सॉइल मतलब फाई की वैल्यू 0, ओके। सी बराबर दे दिया आपको इतना 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई की वैल्यू 0, चलो नहीं भी देता हम समझ गए थे। यूनिट वेट दिया है ये, व्हाट इज द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यूजिंग स्कैम्पटन्स एनालिसिस, बहुत बढ़िया, स्कैम्पटन एनालिसिस करो स्ट्रिप फुटिंग पर और बताओ। तो स्कैम्पटन किसके लिए था, कोहेसिव सॉइल के लिए है, ये पूछा गया है, क्ले के लिए है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सी एन सी, ओके। अब बात कहां आ जाती है, एनसी पर, एनसी के लिए मैंने क्या बताई थी, टेबल बताई थी, तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए एनसी देखो, डी एफ बाई बी, सबसे पहला काम डी एफ बाई बी निकालो, डी एफ कितना है आपके पास 3 मीटर, बी कितना है आपके पास 1.5 मीटर, ये आता है 2 विच इज लेस देन 2.5, तो आपको बताना है स्ट्रिप फुटिंग में जब डीएफ बाई बी लेस देन 2.5 हो तो एनसी की वैल्यू क्या होगी। सर एनसी की वैल्यू आपने टेबल याद कराई थी, तो मैं फिर से इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप पीछे जाओ मेहनत करो, मैंने पूरा लिखा है आपको, या फिर आपके शॉर्ट नोट्स में है, इसीलिए मैं सामने खोल के रखा हूं। एनसी आपको रखवाया है सामने खोल के, एनसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 0.2 df बाय बी, df बाय बी, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। देखो तो 5, इसको मैं कलर बदल देता हूं, एक मिनट, देखो 5 इंटू 1 प्लस 0.2 df बाई बी कितना निकाला आपने, अभी निकाला 2, ठीक है 2, चलो फिर से नहीं इसको पुट करके करने लगना, ठीक है। तो 1.4 इंटू 5 ये कितना आ गया 7, ये आ गया आपका 7 NC। अब बस बचा क्या, क्यू एन यू इज इक्वल टू सी एन सी, सी कितना है आपके पास, सी इज 20 इंटू 7 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बात कहां आ रही है, बस वो टेबल याद करने में आ रही है, तो 140 विल बी आंसर। आई बात समझ, तो ये टेबल याद होनी चाहिए आपको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्यों, अब मेहनत करो, मेहनत करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो चलो, when a load test was conducted by putting a 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट, क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट को क्या कर रहे हो आप, लोड टेस्ट, वही प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हो, तो प्लेट लोड टेस्ट में बीपी की वैल्यू कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, तुरंत क्या लिख देंगे हम, मीटर में बना के लिख देंगे 0.6 मीटर, ओके। ऑन टॉप ऑफ अ सैंडी डिपॉजिट, सैंडी डिपॉजिट पर ये है, टॉप पर रखी है, टॉप पर रखी है, ओके। The ultimate bearing capacity was observed as 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो
ये कौन सी प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है। कैसी प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। टॉप पर रखी है सैंडी डिपॉजिट के। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू, इसमें क्या दिया है? क्यू यू आपको दे दी है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा। देखो आपको स्क्वायर प्लेट दी है, उसका डायमेंशन मैं इधर लिख दे रहा हूं, फिर से मैं आपको इजी कर दे रहा हूं। देखो स्क्वायर प्लेट के बारे में दिया है, उसका डायमेंशन दिया है और उसकी प्लेट बियरिंग कैपेसिटी दी है। पूछ क्या रहा है? ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग? दिया क्या है? प्लेट लोड। पूछ क्या रहा है? सॉरी, दिया क्या है? स्क्वायर प्लेट। पूछ रहा है स्ट्रिप फुटिंग। पेपर सिंपल हो जाता ना, एक ही फॉर्मूला लगा के आ जाते आप, पेपर सिंपल हो जाता। हाँ हो जाता। ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रिप फुटिंग का पूछ रहा है जिसकी विड्थ 1.2 मीटर है, टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, मतलब डीएफ की वैल्यू 0। ये भी क्या टॉप पे रखी है, मतलब डीएफ की वैल्यू इधर भी क्या थी? 0 ऑफ डीएफ, मतलब या फिर प्लेट बोल दो 0 ऑन द ऑफ द सेम सॉइल। सॉइल क्या है? सेम है, मतलब सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। बात समझ आई? आपने स्क्वायर प्लेट रख के टेस्ट किया, उसकी विड्थ इतनी थी, क्यू यू इतना निकाला। बोल रहा है अब स्ट्रिप की आप अल्टीमेट स्ट्रिप फुटिंग की निकाल के बताओ। तो क्या हम एक रिलेशन बना लें दोनों में? हाँ सर बना लो, फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो क्या आपने पढ़ा है कि क्यू यू किसके लिए? स्क्वायर के लिए लिख रहा हूं, स्क्वायर के नीचे देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं। लो क्यू यू क्या होता है? 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, क्या? बी गामा एन गामा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या, एक मिनट। ऑन द सैंडी सॉइल क्या बोल दिया इसने? देखो सैंडी सॉइल बोल दिया, मतलब सी की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है सर। सी की वैल्यू 0 हो गई, ये देखो ये सी 0। ऑन दैट क्यू को क्या लिखते हो आप सर? क्यू गामा डीएफ हम लिखते हैं, और डीएफ की वैल्यू तो 0 है क्योंकि टॉप पे रखा है, तो आप बोल सकते हो क्यू यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.44 क्या 0.4 बी इंटू गामा इंटू एन गामा। क्लियर है? बात समझ में आई? ये दोनों टर्म 0, ये आपका आ गया। तो क्यू यू की वैल्यू तो इसमें प्लेट के केस में दे रखी है, कितनी दी है सर? इसमें 60 दे रखी है। तो आप गामा इंटू एन गामा निकाल सकते हो। हाँ सर हम गामा इंटू एन गामा निकाल सकते हैं। कैसे? देखो चलो मैं क्या करूं, स्लाइड ऐड करूं। देखो एक मिनट, स्लाइड ऐड नहीं, फिर आप लोग परेशान होगे, तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। क्या? गामा इंटू एन गामा इज इक्वल्स टू, देखो 0.4 बी नीचे आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी दी है सर? बी की वैल्यू दी हुई है 60, मतलब 0.6 मीटर दी हुई है। तो आप निकाल दो गामा इंटू एन गामा, क्या 60 डिवाइडेड बाय, इस 60 में डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.6। ओके ठीक है सर, आपने गामा एन गामा निकाल लिया। जो पढ़ रहे हैं ना उनको पता चल गया कि करना क्या है, करना क्या है, क्यों निकाला है। अभी देखो फिर समझ में आ जाएगा। देखो आपको निकालना है स्ट्रिप का, स्ट्रिप फुटिंग की बात कर रहा है वो। स्ट्रिप फुटिंग में आपको क्यू यू निकालना। क्या फॉर्मूला सर? क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। आपको क्यू यू चाहिए स्ट्रिप की, स्ट्रिप का क्यू यू चाहिए। ओके सी, देखो अब मैं इसीलिए आपको हाईलाइट कराता हूं। क्या? सेम सॉइल। कौन सी सॉइल है? सेम, मतलब सैंडी सॉइल है। तो सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू, एक मिनट पेन चेंज होच पोच हो जाएगा नहीं तो, सी की वैल्यू 0। गामा डीएफ ये होता है गामा इंटू डीएफ, गामा इंटू डीएफ, और डीएफ क्या 0, क्यों? क्या लिखा है? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है। अब बचा क्या? बस क्यू यू आपको निकालना था। देखो 0.5 इंटू बी, विड्थ इधर पे क्या दी है फुटिंग की? एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर विड्थ है स्ट्रिप फुटिंग की, तो विड्थ उसने कितनी दे दी? 1.2, तो बी की जगह लिख दो 1.2। अब आप समझ जाओ सर गामा एन गामा क्यों निकाला था। गामा एन गामा इसलिए निकाला क्योंकि सॉइल क्या है? सेम, और गामा एन गामा दोनों के सेम रहेगा दोनों केसेस में। देखो तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.6। अब बस गणित बची है भाई, उठाओ कैलसी लगाओ करो, इंटू विच इज इक्वल्स टू 150, विच इज इक्वल्स टू 150। बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं?
है कि नहीं? देखो आपको स्क्वायर देके स्ट्रिप पूछ लिया, ये लो आंसर आ गया, ये लो आंसर आ गया। भाई आई बात समझ? ठीक है चलो आगे बढ़ो। चलो क्या बोल रहा है कि, एक मिनट, 248 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ फील्ड कॉम्पेक्शन ऑफ सैंड डिपॉजिट ट्रूली रिप्रेजेंट्स करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू ऑफ N27। अब सिंपल से बात, कुछ नहीं, ये याद करने वाली एक टेबल है किसकी, एन वैल्यू की। करेक्टेड एन वैल्यू, एन वैल्यू किसके लिए करेक्ट की जाती है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में? ओवरबर्डन प्रेशर के लिए और डायलेटेंसी करेक्शन, दो करेक्शन लगाते हैं ना हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में। उसने एन की एक वैल्यू दी है, बताओ वो किस, उससे बताइए कि सॉइल किस टाइप की है। क्या बताना है? इससे बताना है सॉइल किस टाइप की। तो आपको क्या करना है, मैं एक टेबल दे रहा हूं उसको याद कर लो। क्या याद कर लो? क्या करेक्टेड, क्या एन वैल्यूज आपको दी हैं उसके हिसाब से आप याद कर लो। क्या टाइप ऑफ सॉइल याद कर लो, याद हो जाएगा। हाँ बहुत इजी है, कैसे देखो, बहुत इजी है देखो। अगर 0 to 4 रेंज है, 4 to 8 रेंज है, 4 to 8 रेंज है, और फिर उसके बाद 10 to, एक मिनट, 8 नहीं, एक मिनट, 4 to 10, 10 to 30, 30 to 50 और ग्रेटर देन 50। अगर ये 4-5 रेंजेस दी हैं तो क्या, ये देखो 0 to 4 में क्या आ जाएगा आपका, लूज, वेरी लूज, वेरी लूज सैंड, वेरी लूज। 4 to 10 में क्या आ जाएगा, लूज, ओके। 10 to 30 में क्या आ जाएगा, मीडियम डेंस, क्या आ जाएगा, मीडियम डेंस, क्लियर है, ओके सर। 30 to 50 की रेंज है, 30 to 50 की रेंज है तो क्या आ जाएगा, 30 to 50 की में आ जाएगा डेंस, ओके। और ग्रेटर देन 50 है तो वेरी डेंस, क्लियर बात है। ये टेबल याद होगी तो ये सवाल सिंपल है, नहीं तो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। एन की वैल्यू 27 कहाँ लाया कर रही है, 10 से 30 के बीच में लाया कर रही है। ये देखो, ये सवाल अगर नहीं आते हैं तो ये छोड़ने वाले सवाल है। वैसे तो सिंपल है, अगर पता है तो टिक लगाओगे, नहीं तो छोड़ना है ये वाला। देखो तो 10 से 30 छोड़, अब नहीं छोड़ना, अब तो याद करा दिया है, अब तो बनना चाहिए। अगर ये आ गया या फिर कोई भी रेंज आ जाएगी, अब तो बनना चाहिए, बता रहा हूं मैं। तो ये देखो वेरी लो, क्योंकि क्या किया है टीसीएस, क्या करता है कि ऐसा सवाल बना दो कि बच्चों को बने, कोई भी आईएएस कोड, जो भी मन आए सुबह उठा आईएएस कोड पलटा रही, अच्छा है ये वाला सवाल पूछ दो। ऐसे सवाल जब आते हैं, अभी तो आपने एक बार गो थ्रू कर दिया, आपको याद आ जाएगा कि सर ने बताया था। लेकिन जब अब नए सवाल आएंगे ऐसे डेटाबेस, तो आपको छोड़ देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी है। चलिए आगे बढ़ो। देखो ये रेंज आपको याद रखनी है। चलो 249, क्या, इन केस ऑफ फुटिंग ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ऑन द सरफेस मतलब डीएफ की वैल्यू 0, ठीक है। अब तो पकड़ने लगे हो ना, क्या शैलो डेप्थ इज वेरी डेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेलियर इज लाइकली टू अकर। चलिए एक ये भी सवाल टेबल बेस्ड है, कैसा देखना। अगर अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, क्या, ये मैं बता रहा हूं कैसे। मैंने क्या किया है, आपको रिलेटिव डेंसिटी से रिलेट कर दिया टाइप ऑफ फेलियर के। 3 प्रकार के फेलियर होते हैं, जनरल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, 3 प्रकार के होते हैं ना, पंचिंग, लोकल, जनरल। उसके हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी को रिलेट कर दो। तो कैसे, देखो पहले पढ़ लो पहले, फिर बताता हूं। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी लिखा, और इधर क्या लिखा, टाइप ऑफ फेलियर लिखा, ओके। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 35 है तो टाइप ऑफ फेलियर क्या होगा सर, आपका टाइप ऑफ फेलियर होगा पंचिंग, क्या होगा सर, पंचिंग शियर फेलियर होगा। फेलियर आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। 35 से 70, सॉरी 35 से 70 के बीच में रिलेटिव डेंसिटी है तो आपका फेलियर क्या होगा सर, आपका फेलियर होगा लोकल शियर फेलियर। और अगर एक मिनट, एक, अरे ये क्या हो रहा है, और अगर ग्रेटर देन 70 है तो आपका जो फेलियर होगा वो होगा जनरल शियर फेलियर। अब आप एक बात बताओ, आपके लिए मैंने बताया था कि अगर किसकी, इसकी वैल्यूज जो क्या कहते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 70 से ज्यादा होती हैं, तो इसका मतलब क्या है,
सैंड वेरी डेंस है, वेरी डेंस हो गई ना, रिलेटिव डेंसिटी 70 से ज्यादा, मतलब डेंसनेस बता रहा है, किसकी, सैंड की डेंसनेस बता रहा है या सॉइल की डेंसनेस बता रहा है। तो आप बताओ, आप रिलेटिव डेंसिटी को इससे कंपेयर कर सकते हो, हाँ। जब ग्रेटर देन 70 हो जाएगी तो डेंसनेस क्या हो जाएगी, वेरी डेंस, तो सॉइल या सैंड हो गई वेरी डेंस, और उसके लिए क्या दिया है, जनरल शेयर फेलियर होगा, ग्रेटर देन 70 होगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी। तो बात समझ आई, तो कौन सा हो जाएगा आपका वेरी डेंस में, जनरल शेयर फेलियर। बात समझ आई, रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा, ज्यादा कॉम्पैक्ट मतलब ज्यादा डेंसनेस मतलब वेरी डेंस, एंड उसके लिए क्या, जनरल शेयर फेलियर। बात समझ में आई, ठीक है सर, ये याद करना है आपको, ठीक है। चलो, द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एनसी एनक्यू एंड एन गामा आर फंक्शंस ऑफ, बहुत फेमस सवाल, एनसी एनक्यू एन गामा किसका फंक्शन होता है, याद कराया जाता है, आपने रिवाइज किया होगा क्या, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का फंक्शन होगा, कैसे कैसे होगा सर, आप याद, चलो मैं बता देता हूँ, चलो लेके जाओ, ये भी देखो, एन क्यू की वैल्यू होती है, एन क्यू की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5, ये आ गया 5 इंटू ई टू दावर पाई इंटू 10 5, फिर से आ गया 5, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एन क्यू 5 पर डिपेंड कर रहा है, ये विड्थ पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, डेंसिटी पर नहीं, कोहेजन ऑफ सॉइल सी पर क्या, नहीं, किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 5 पर, तो यही पूछा है। अब देखो ये बताया तो ये और जान लो, एन सी क्या होता है, एन क्यू माइनस 1, ओके होता है सर, एन सी हो गया, एन गामा और जान लो क्या होता है, 1.8 इंटू एन क्यू माइनस वन इंटू 10 5, लो फिर से 5, अब देखो एन सी एन क्यू पर डिपेंड, एन क्यू 5 पर डिपेंड, एन गामा तो डायरेक्टली 5 पर डिपेंड है, तो किस पर डिपेंड होते हैं ये, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कहलाते हैं, ये किस पर डिपेंड होते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पर, ठीक है, क्लियर है सर। चलो 251 क्या कह रहा है, इन अ प्लेट टेस्ट हाउ इज द अल्टीमेट लोड एस्टिमेटेड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन अ लॉग लॉग ग्राफ पर। देखो हम जब, मैंने अभी आपको क्विकली बताया था, क्या बताया था, प्लेट लोड टेस्ट बताया था, क्या किया आपने, लोड और सेटलमेंट का एक कर्व बनाया, कैसा बनेगा वो कर्व, देखो ऐसा बनेगा, ये है आपका क्या, लोड, और ये है क्या है, सेटलमेंट। ये लॉग कर्व क्यों बनाते हैं सर, सीधा क्यों नहीं बना दिया, ये वेरिएशन को शॉर्ट कर देता है, मतलब क्या होता है कि बहुत रेंजेस, वाइड वाइड रेंजेस आ रही थी सेटलमेंट की और लोड की, तो इतना सारे रेंजेस में हम इतना बहुत बड़ा ग्राफ तो बना नहीं लोगे, तो लॉग ले लिया, लॉग करने से क्या होगा, जो वैल्यूज का वेरिएशन क्या होगा, कम हो जाएगा, इस कारण हमने लॉग कर्व बनाया। और ये कर्व जनरली, ये कर्व कैसा हम जानते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट में जनरली कर्व ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये आप कैसे मेजर करोगे, कि इसको प्लेट लोड टेस्ट में अल्टीमेट लोड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व ऑन लॉग लॉग ग्राफ, कैसे आप डायरेक्टली करोगे या फिर बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द कर्व एट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे करोगे, बाय द सेकंड मेथड, और एट 0.2%, ये तो उसने कुछ भी, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, देखते हैं, और डायरेक्टली हम अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, settlement are plotted log log graph against the corresponding pressure. The plot usually consists of two straight line. The point corresponding to break gives the failure point and ये हो गया, ये तो चलो ठीक है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसको मेजर करोगे, रामायण मत, ये बस याद रखो, मैं ये बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, प्लेट लोड टेस्ट के लिए कई बार पूछा गया है, आईएस कोड कितना है, 1888 1997, क्लियर है, प्लेट और एट आ रहा है ना, बोलने में लग रहा है ना, राइम बन रहा है, तो प्लेट 8, तो 188888 क्या, ये हो जाएगा आपका इसका आईएस कोड, ये पूछा गया इसलिए बता दिया। चलो आगे बढ़ो, in which one of the following zones is a logarithmic spiral shape of failure surface assumed in the case of bearing capacity analysis of C5 soil। क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा कि जब फाउंडेशन का आप जब पढ़ रहे थे तो तीन जोन्स बनती है फाउंडेशन के नीचे, जिसमें फेलर कैसे कैसे फेल होता है, तो देखो शायद बना होगा, बहुत बढ़िया बना है। तो ये क्या है, ये है आपकी फाउंडेशन, ये तो हो गई फाउंडेशन, ओके, इधर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है सर। ये जोन बनी फर्स्ट जोन, ये बनी सेकंड, तो ये भी सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये भी थर्ड जोन है, तीन जोन बनती है, एक फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन, ठीक है। तो जस्ट बिलो द फाउंडेशन जो जोन बनती है वो होती है कौन सी, इलास्टिक जोन, कौन सी जोन, इलास्टिक जोन। इस जोन की क्या प्रॉपर्टी है सर,
तो जो फर्स्ट जोन रहती है वो वेज फेलियर, मतलब एक टुकड़े जैसी रहेगी। ये देखो टुकड़ा है और वो ऐसे बिहेव करती है कि वो फाउंडेशन में ही चिपकी रहेगी, मतलब उसी का पार्ट हो जाती है। क्या ये जो जोन में पूछा गया है, या जो जो एक एक शब्द बोल रहा हूं पूछा गया है, क्या पहली जोन इलास्टिक जोन कहलाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इलास्टिक जोन कहलाने के साथ साथ ये जो फेलियर है, ये जो रहेगा फेलियर वेज टाइप का रहेगा। वेज मतलब एक टुकड़ा जैसे रहेगा मिट्टी का नीचे, और जो कि चिपका रहेगा किससे, फाउंडेशन से, ठीक है। इस जगह पर किसमें, फर्स्ट जोन में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, वर्टिकल रहेंगी। क्या रहेंगी, वर्टिकल रहेंगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो तीन बात बताई, पहली जोन इलास्टिक जोन, दूसरा वेज फेलियर, तीसरा क्या, तीसरा मैंने एक और बताया क्या, कि इधर वर्टिकल स्ट्रेसेस, सॉरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वर्टिकल रहेंगे, ठीक है। दूसरा जोन आया। एक चीज और बताता हूं, देखो इसको हौच पौच हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के एक चीज और बताता हूं। इधर पूछा गया है, एक बार एक सवाल आया था, क्या देखो ये हो गया, मैंने सी बोला, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ब्लू से करता हूं, ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो एंगल सी ए बी फर्स्ट जोन में बराबर होता है एंगल सी बी ए के। क्या, एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल सी बी ए के, कब कब कब, जोन वन में, मतलब इलास्टिक जोन में। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलो ये बता दिया। अब बात आती है क्या, इसकी सेकंड जोन को, इसको भी मैंने डी बोल दिया, इसको भी डी बोल दिया। क्यों, ये जोन दोनों सेम है, सेकंड। देखो इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ रेडियल शियर। इस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ रेडियल शियर। अब देखना, ये जोन ऑफ रेडियल शियर का जो ये वेरिएशन है, ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, ये कर्व दिख रहा है, ये लॉगरिदमिक स्पाइरल शेप का होता है। तो जोन ऑफ रेडियल शियर का कर्व लॉगरिदमिक स्पाइरल शेप का होगा। क्लियर बात, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब फाई की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, मतलब सेंड के केस में, ये जो कर्व है ना वो कैसा बिहेव करेगा, इसको मैं एक स्टार पॉइंट बना के लिख रहा हूं, याद रखना, ये सर्कुलर जैसा बिहेव करेगा। कैसा, सर्कुलर बिहेव करेगा। कौन सा, ये जो कर्व है ना, अगर फाई की वैल्यू जीरो, और ऐसा बोल दें फाई की वैल्यू जीरो, सॉरी एक मिनट, एक रबर, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, ये अगर सेंड हो जाए, फाई की वैल्यू जीरो नहीं, ये सेंड की बात आए, तो ये सर्कुलर होगा। क्या, ये जो कर्व है लॉगरिदमिक स्पाइरल की जगह क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी जोन, सर ये जो तीसरी जोन है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक नहीं, पैसिव जोन, रैंकाइन पैसिव जोन। तो तीनों जोन के नाम क्या बताए, फर्स्ट इज इलास्टिक, सेकंड इज रेडियल शियर, थर्ड इज पैसिव। क्लियर रहेगा, हाँ सर रहेगा। चलो आगे बढ़ो। चलो अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, बदल गया कि, हाँ देखो क्या बोल रहा है, टेस्ट प्लेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बदलता हूं मैं तो बीपी प्लेट कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कौन सा साइज शेप है, स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सेटल्स बाय 12 mm, तो क्या सेटलमेंट कितना दिया है इसका, 12 mm का सेटलमेंट है, ठीक है। अंडर अ लोड ऑफ 4.5 किलो न्यूटन, 4.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो देखो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल कैपिटल क्यू लिख दिया, Q1 लिख दिया, कितना 4.5 किलो न्यूटन। Q1 नहीं, मैं QP लिख सकता हूँ ना, क्योंकि प्लेट पे लग रहा है, ठीक है। इन सैंडी सॉइल, कौन सी सॉइल है सर, सैंडी सॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सवाल के लिए। बाय हाउ मच विल अ फुटिंग की शेप क्या दे दिया, BF इज इक्वल टू दे दिया उसने 2 मीटर सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, मतलब QF कितना दिया है आपके पास, 200 किलो न्यूटन। 200 किलो न्यूटन कितना सेटल होगा। तो मैंने एक रिलेशन याद करा था, क्या याद करा था, देखो हमने सर याद किया था कि सेंड के केस में जो सेटलमेंट रहेगा वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, SF अपॉन SP इज इक्वल टू BF अपॉन BP इंटू BP प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय BF प्लस 0.3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने याद किया था, ठीक है। एक बात मैंने बार बार बोली थी उधर, क्या बोली थी एक बात मैंने बार बार,
सर ये वाला फॉर्मूला तब लग सकता है जब सेम इंटेंसिटी की लोडिंग आ रही हो, सेम इंटेंसिटी की लोडिंग आ रही हो प्लेट पर भी और फुटिंग पर भी। देखो ये क्या बोल रहा है, 4.5 किलो न्यूटन की लोडिंग है, ओके। ये बोल रहा है कि किस पर, प्लेट पर, और फिर बोल रहा है 200 किलो न्यूटन की लोडिंग है किस पर, फुटिंग पर। ये सेम इंटेंसिटी की लोडिंग है क्या? नहीं सर, ये तो लोड है। इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, कैसे? देखो प्लेट के केस में हम निकालें क्या, क्यू यू पी। कैसे निकालोगे? लोड, लोड मतलब क्यू पी डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। लोड कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, देखो 30 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.3 मीटर लिख सकता हूं, ये सेंटीमीटर है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3। चलो सॉल्व करो, ये कितना आया 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या हो सकता है क्या, ये देखो इधर थोड़े से मैं करता हूं क्या, कैपिटल क्यू यू पी क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना है 200 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 200 बटा 4 इस 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लोड इंटेंसिटी देखो सेम आ गई ना, हाँ। तब हम ये फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे, ठीक है। चलो अब तो भाई क्वेश्चन सिंपल हो गया, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट इस पेन से, हाँ ठीक है। एस एफ ये तो पता करना है अपन को। एसपी कितना दिया है सर, एसपी दिया है आपको, एसपी दिया हुआ है 12 mm, ओके। बीएफ, बीएफ कितनी दी हुई है 2 मीटर। बीपी कितना दिया है 0.3 मीटर। बीपी कितना दिया है आपको 0.3 मीटर। बीएफ कितना दिया है 2 मीटर। चलो लगाओ, कैल उठाओ कैल्सियो, सॉल्व करो। इनटू स्क्वायर इनटू 36.3 mm। क्लियर है? क्लियर है सर। ए विल बी आंसर। ये तो बन जाएगी ना, गणित कैसे करनी है अब, ये तो पुट करके नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट यहीं शो कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें बस यही ट्रिक थी, कब लग सकता है सर, जब ये दोनों बराबर हों। ये आपको ऐसे नहीं घुमाएगा, एसएससी का पेपर है ना, इतना टाइम नहीं है, तो ये सब आपको नहीं करना है। मैंने बस आपको क्या बता दिया, इसकी रूट्स बता दी कैसे करना है। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ सेंडी के लिए और आगे बढ़ो, ये सब आपको उधर ज्ञान नहीं झाड़ना, मैंने बस बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे आओ। Which one of the following is the correct statement? Is the correct statement कौन सा है? The contact pressure distribution। बहुत बढ़िया, मैंने मेहनत कर ली ना पीछे इस सवाल में। देखो क्या पूछ रहा है, कॉन्टेक्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है बिलो रिजिड फुटिंग। आप यहीं से बता सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछेगा, कॉन्टेक्ट प्रेशर का पूछेगा, किसमें, रिजिड में। क्यों? कॉन्टेक्ट प्रेशर फ्लेक्सिबल में तो क्या यूनिफॉर्म रहता है। रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्लेई सॉइल, सरफेस ऑफ क्लेई सॉइल्स विल बी। देखो तीन चीज बताई, क्या बताई थी मैंने, रिजिड फुटिंग के केस में सेटलमेंट यूनिफॉर्म, और फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कॉन्टेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म। दो चीज, तीसरी चीज बताई थी, क्ले हो तो कॉर्नर पर कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम, क्ले हो कॉर्नर पर कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम। देखो बना दो, फटाक से बना दो, मेहनत तो हमने पीछे कर ली है। ये है फुटिंग, फुटिंग रिजिड में क्या सेटलमेंट क्या रहेगा सर, सेटलमेंट तो इसमें क्या रहेगा सर, सेटलमेंट सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इसके बाद सर क्या वेरी करेगा सर, वेरी करेगा क्या, वेरी करेगा कॉन्टेक्ट प्रेशर किसमें, रिजिड के केस में। और कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम कहां होता है सर, कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम होता है कॉर्नर पर क्ले में, और मिनिमम होता है सेंटर पर। क्लियर है? ये देखो मैक्सिमम, ये देखो मिनिमम, ये क्या है सीपी कॉन्टेक्ट प्रेशर, ये क्या है सेटलमेंट, ऊपर रेड से जो बना है वो है सेटलमेंट, ठीक है। चलो देखो मिलाओ, तो कॉन्टेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म फॉर द फुल विड्थ, गलत। क्यों? यूनिफॉर्म किस में होगा सर, यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल में होगा। मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द सेंटर है क्या, नहीं, गलत। मैक्सिमम एट द एजेस, यस। एंड मिनिमम एट द सेंटर, यस सर, मेहनत पहले कर ली है, इसलिए सी इज आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। मैच लिस्ट 1, इक्विपमेंट विथ लिस्ट 2, यूज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। चलो इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने पहले बता दिया, ए बी सी डी तुरंत लिख लेना है। अब मिलाओ, हाइड्रोमीटर बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बहुत बार। हाइड्रोमीटर से आप क्या करते हो सर, हाइड्रोमीटर हम जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स रहते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल साइज की एनालिसिस के लिए। कोर्स ग्रेन के लिए क्या करते हैं सर, कोर्स ग्रेन के लिए हम छन्नी लेके बैठ जाते, क्या सीव एनालिसिस कर देते, या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आपने दिया था CUCC निकाल के उससे भी कर सकते। तो हाइड्रोमीटर क्या
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट फॉर क्लेस, क्लेस फाइन ग्रेन है, हाँ सर, तो ए का हो गया 4 क्लियर। बोल रहा है प्लेट लोड सेटअप, प्लेट लोड टेस्ट मैंने बताया था, 3 तो इंपॉर्टेंट क्या बता दिए थे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पहला, दूसरा अलायबल सेटलमेंट दूसरा, तीसरा इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के निकालने के लिए। इधर क्या दिया है, डिटर्मिनेशन ये दिया है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किससे, प्लेट लोड टेस्ट से, तो बी का आ गया 3 ओके सर। क्या बोल रहा है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर क्या, पहली क्लास ही शायद तक पिक्नोमीटर में मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं, क्यों, बट अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले से पता होगी तब ही, तो पिक्नोमीटर से क्या निकालते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो ये देखो, ये आ गया 2 पर 4 3 2। अब डायरेक्ट ऑपरेटर, डायरेक्ट शेयर ऑपरेटर्स कितना पड़ा है यार, इससे क्या निकालोगे, C5 निकालने के लिए यूज करते हैं ना डायरेक्ट शेयर ऑपरेटर्स को, ओके, तो ये हो गया क्या, C5 मतलब शेयर पैरामीटर, ओके, तो ये हो गया 1 4 3 2 1, ढूंढो कहां पर है 4 3, ये कैसा ऑप्शन है भाई, हट, तो ये आंसर होगा इसका, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो चलो, आंसर भी गजब मतलब आंसर गलत, आंसर भी दे रखा है, देखो 256, which factors influence the bearing capacity of a purely cohesionless soil, प्योरली कोहेसिव नहीं लिखा है, कोहेजन लेस लिखा है, मतलब C0 है। कौन से फैक्टर हैं जो प्योरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए अफेक्ट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी को, देखो सबसे पहले तो बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या, CNC। जब भी कंफ्यूज हो फैमिली इक्वेशन, फैमिली के पास जाओ, तुरंत फैमिली के पास जाओ, सॉल्यूशन मिलेगा, QNQ प्लस 0.5 0.5 बी गामा एन गामा, ओके, कौन सी सॉइल है भाई, कोहेजन लेस है प्योरली, ओके है सर, तो C की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल पर क्या वो इफेक्ट करता है, देखो अब इसमें तो ये टर्म 0, तो ये 2 टर्म बचे, तो दोनों टर्म में देख लो, Q क्या है सर, Q गामा DF है, हाँ, तो यूनिट वेट पर भी डिपेंड कर रही है QU, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक, यहां भी यूनिट वेट पर डिपेंड कर रही है QU, और B क्या है, बी विड्थ ऑफ फुटिंग है, उस पर भी डिपेंड कर रही, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल, यही तो यूनिट वेट है, हाँ सर करता है, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, हाँ सर करता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, हाँ सर करता है, तो 1 2 and 3 विल बी 1 2 3 विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, क्लियर है, आई बात समझ, हाँ सर। चलो चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है 257, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, देखो कैसे करना है ये सवाल, A B C 3 कर लिया, चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, फील्ड डेंसिटी मैंने क्या बताया था, फील्ड डेंसिटी टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, कौन से टेस्ट थे ये फील्ड डेंसिटी, प्रॉक्टर टेस्ट था, और कौन सा टेस्ट था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट था, ये क्या बताते हैं सर, ये कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कॉम्पैक्टनेस की, देखो कहां लिखा है, कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, A का 2, लो तुरंत मिल गया। प्लेट लोड टेस्ट क्या बताया, 3 चीज, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अलाउबल बियरिंग प्रेशर, और सॉरी अलाउबल सेटलमेंट, और तीसरा क्या बताया मैंने, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन बताया था। चलो देखो बियरिंग कैपेसिटी ये लिखा है, सेफ लोड बियरिंग कैपेसिटी, तो बी का हो जाएगा 4 क्लियर, ओके। सीबीआर टेस्ट क्या है, सीबीआर टेस्ट हाईवे में यूज करते हैं, सबग्रेड की क्वालिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, सबग्रेड की क्वालिटी निकालने के लिए, कौन सी सबग्रेड, अब क्या है सबग्रेड कहां से आ गया मैं बता दे रहा हूं, हाईवे पढ़ोगे तो सबसे नीचे जो लेयर रहेगी उसको सबग्रेड बोलोगे, उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम सीबीआर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। सीबीआर वैल्यू सुनना सीबीआर वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, मतलब सीबीआर ग्रेटर देन जैसे 20 हो गई फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे कि सीबीआर वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी अच्छी उतनी स्ट्रेंथ की सबग्रेड मिलेगी। सीबीआर वैल्यू अगर 5 है तो हम यूज करते हैं उसको किसमें, उसको हम यूज कर लेंगे सबग्रेड में। सीबीआर की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 20 हो गई जो मैंने पहले बोला, तो जब हम बेस और सब बेस डिजाइन कर रहे हैं ना, तो WBM यूज कर रहे थे, या फिर सब बेस जब हम ग्रेनुलर सब बेस यूज कर रहे थे, उधर हम सॉइल को भी यूज कर सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है अगर सीबीआर की वैल्यू 20 से ज्यादा हो जाए, क्लियर बात है, ठीक है सर। सीबीआर स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी का हो गया 1241 आंसर, ए विल बी आंसर, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ो, बोल रहा है 258 फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन आइसोलेटेड, 3 फाउंडेशन दी एक बिल्डिंग के लिए, क्या राफ्ट, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग्स,
आर बीइंग कंसीडर्ड, दीज फाउंडेशंस आर टू बी लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग, कौन सा ऑर्डर भाई, डिक्रीजिंग, याद रखना डिक्रीजिंग, भाई हिंदी मीडियम वाले सुन लो, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा मतलब अच्छे से कम की तरफ जाना है। ऑफ द प्रेफरेंस मतलब सबसे पहले क्या यूज करोगे, लास्ट में क्या यूज करोगे, उस ऑर्डर में जाना है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग। तो आप ये तो छोड़ो, अभी तक आपने इतना पढ़ लिया है, इतना आप बताइए, राफ्ट फाउंडेशन बेस्ट होता है, हम पढ़ते आ रहे, क्यों, एक्सपेंसिव अगर सॉइल है, अगर आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट को बचाना है तो आप राफ्ट फाउंडेशन दोगे। उसके बाद क्या, उसके बाद आप कंबाइंड फुटिंग दे दोगे। क्या कंबाइंड फुटिंग कब दे दोगे, पहला केस आता है प्रॉपर्टी लाइन के केस में, मतलब आपकी और आपके पड़ोसी की प्रॉपर्टी इतने पास है कि जो दो फुटिंग आप लगा रहे हो ना उसमें, तो वो ओवरलैप कर जा रही है दो कॉलम के बीच में, तो आप दोनों के बीच में सिर्फ एक फुटिंग दे दोगे दो कॉलम को रेस्ट कराने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड फुटिंग। और एक क्या होती है आपकी आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग फुटिंग दे दो। तो हम नहीं चाहते कि आइसोलेटेड फुटिंग में उसका सेटलमेंट होने का क्या रहेगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए हम सबसे कम देंगे। सबसे अच्छी क्या है, राफ्ट, उसके बाद कंबाइंड, फिर उसके बाद आइसोलेटेड। क्लियर बात है सर, आती है बात समझ, चलो आगे बढ़ो। 259 क्या बोल रहा है, सॉइल हैज अ लो अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी, किसी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, लो है। द सॉइल डिपॉजिट कंटेन्स कंप्रेसिबल लोएस, मतलब लोएस कैसी थी, मैंने बताया था ना, कंप्रेसिबल सॉइल होती है, ठीक है। फाउंडेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ हैवी लोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन टाइप्स इज टू बी अडॉप्टेड। अभी बताया मैंने, अगर सॉइल कमजोर है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी मतलब झेलने की क्षमता कम है, ठीक है, और लोड आ रहा है हैवी, कोलैप्स इजीली हो जाएगी, तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब क्या, ऐसे सेटल ना हो जाए, मतलब ऐसे सेटलमेंट क्या, मतलब कोई ऊपर रह जाए एक कॉलम, एक नीचे चला जाए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एक जगह बने रहे, उसके लिए हम राफ्ट फाउंडेशन बेस्ट फाउंडेशन होती है जो देते हैं। और यही कोई आंसर रहता है, जब हम एक्सपेंसिव सॉइल में जब यूज करें तब भी हम राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 260 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्या बोलता, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ फुटिंग रिजल्ट्स इन, वो बहुत बढ़िया, क्या बोल रहा है, विड्थ इंक्रीज करने से क्या होगा, इन स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ। आप विड्थ इंक्रीज करोगे फुटिंग की तो इंक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ कंसोलिडेशन क्ले लेयर, क्ले लेयर का कंसोलिडेशन सेटलमेंट बढ़ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल होता है BF अपॉन BP। ये किसके केस में बताया था सर, ये क्ले के केस में आपने हमें बताया था, ये सेटलमेंट का रिलेशन था। अब देखो विड्थ ऑफ फुटिंग या प्लेट बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन और प्लेट बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी, तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये तो सही। इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल कैसे, देखो Q बराबर CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B, ये देखो B आ गया गामा इंटू N, गामा, क्लियर। सैंडी सॉइल है C0। अब देखो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, बियरिंग कैपेसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है, विड्थ बढ़ाओगे तो Q बढ़ जाएगी, ठीक है सर, ये भी समझ आती है, आ रही बात समझ, हाँ सर आ रही। क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेस, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले को डिक्रीज कर देगी, क्या डिक्रीज कर देगी, यहां पे ही तो लोचा है, कैसे देखो, क्ले का बियरिंग कैपेसिटी लिखो, QU बराबर CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा, ओके क्ले है मतलब 5 बराबर 0, और जब 5 0 होता है तो NC की वैल्यू टरजागी ने बोला 5.7 होगी, ठीक है। NQ की वैल्यू 1 होगी, और क्या N गामा की वैल्यू क्या बोल दी, 0 होगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा सर, ये 0, तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया 0। तो B डिपेंड करेगा क्या अब क्ले के केस में, नहीं, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन के इंडिपेंडेंट रहती है क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, किस केस में, क्ले या कोहेसिव सॉइल के केस में। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन के इंडिपेंडेंट, तो ये ना डिक्रीज ना इंक्रीज, ये तो ऑप्शन गलत, तो 1 and 2 आर करेक्ट, सो B इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है,
एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बार बार आ रखा है कहीं एग्जाम्स में, सब लेके आया हूं, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करोगे, ये कैसे टॉपिक से, ये बार बार आपको, जैसे स्कैम्पटन की टेबल है, आपको याद नहीं रहेगी, आप नहीं बना पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, इजी रहेगा पेपर, बस आपको रिवीजन बार बार वही चीज पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। आप रिवाइज करके आइएगा। अगर आपको सेशन लग रहा है अच्छा तो करिए लाइक, और अगर डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट में पूछिए। डाउट्स पूछने से आपकी क्लैरिटी आएगी और मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी अगर मेहनत कर ली ना तो आपके आने वाले 40 साल जो लाइफ के हैं वो अच्छे जाएंगे। अभी अगर आराम कर लिया ना तो ये मेंस प्री तो निकल गया है, मेंस में अगर आराम तो बस पेपर सिंपल नहीं होने वाला। चलिए, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एईसी प्लस का, ऐप पर आपको मिल जाएगी। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। रिवीजन की है, फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, शैलो फाउंडेशन के जो क्वेश्चंस कुछ और कराऊंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डीप फाउंडेशन पर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करके आना है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।